हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 जिसका कि टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन बहुत से लोगों को अपने बुक में ये चैप्टर नहीं मिल सकता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये ओल्ड एडिशन एनसीईआरटी में हुआ करता था और न्यू एडिशन में इसे हटा दिया गया है। फिर भी मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी बिकॉज हो सकता है बहुत से लोग ओल्ड एडिशन से पढ़ रहे हो। सो इस चैप्टर को पढ़ाना मेरे लिए तो ज़रूरी है। सो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कोई भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ मतलब कि हम लोग इसमें प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सलीमा नाम की एक लड़की है इसमें। सलीमा वॉज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप सी वॉज अटेंडिंग। सी हैड गॉन टू विजिट मनाली इन हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट्स। सलीमा अपने जो गर्मी की छुट्टियों हैं उससे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी। छुट्टियां नहीं है, कैंप है। एक कैंप का आयोजन किया गया, एक शिविर का आयोजन किया गया, उसमें ये बहुत ही उत्साहित थी। वे अपने सहपाठियों के साथ मनाली घूमने के लिए गई थी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सी recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. So उसे सब याद आता है कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर ऊपर की ओर जा रही थी तो सारे लैंडफॉर्म जो स्थलाकृति थे और प्राकृतिक जो वनस्पति थे वो बदलते जा रहे थे। उनके अलग अलग रूप देखने के लिए मिल रहे थे और ये देख के वो हैरान हो रही थी। The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers as on tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. So, वो सब याद करती है कि कैसे कैसे वो क्या था यहाँ पे, मैं ही भूल जा रही हूँ। इतना ज़्यादा पढ़ लेने का यही नतीजा होता है। जो फुट हिल्स थे वहाँ पे स्थित साल और सागवान के घने घने जंगल देखते हुए धीरे धीरे वो जंगल अदृश्य हो गए। फिर पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों वाले बहुत लंबे लंबे वृक्ष देखने को मिले जिनका कॉनिकल क्या था, कॉन्सेप्ट कैनोपीज था। और फिर उसे पता चलता है कि वे क्या है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं। फिर लंबे वृक्ष पर खिले लाल फूल पे उसका ध्यान गया। वो क्या है, लंबे वृक्ष पे खिले बहुत सारे फूलों पे उसका ध्यान गया। दीज वेयर रोडोडेंड्रॉन्स। फिर मनाली से सी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग पास। फिर वो मनाली से आगे रोहतांग पास तक के रास्ते में उसने देखा कि बहुत छोटे छोटे घास है वहाँ पे, उतने उसको पेड़ पौधे नहीं देखने मिले और कुछ स्थानों पर बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। With the change in height, the climate changes and that changes natural vegetation. So ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी यानी कि क्लाइमेट में भी परिवर्तन होने लगता है और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है, नेचुरल वेजिटेशन में भी बदलाव आता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर भी निर्भर करती है और इसके अलावा ये ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ दीज फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति में सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन दिखता है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, फॉरेस्ट विच ग्रो where temperature and rainfall are plentiful support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forest are grown. पहला है फॉरेस्ट यानी कि जंगल जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। फिर दूसरा है ग्रासलैंड्स यानी कि घास स्थल। वहाँ पे पेड़ पौधे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको बड़ी बड़ी घासें देखने को मिलेंगी। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे की मध्यम वर्षा होती है। श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। कांटेदार झाड़ियाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ की
बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ के क्षेत्र बहुत ड्राई है, शुष्क क्षेत्रों वाले में आपको देखने को मिलेंगे। सलीमा was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of different continents. तो सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी, और उसके पिता विश्व के बहुत सारी जगहों पर घूम चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली बहुत सारी प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. सो उसके पापा उसको बताते हैं, सलीमा के पापा की बहुत सारे जगहों पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। रेगिस्तान में आपको कांटेदार झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, आर्द्र प्रदेशों में आपको घने उष्णकटिबंधीय दृढ़काष्ठ वनों के बारे में, और बहुत सारी अन्य जानकारियाँ उन्होंने दी। Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. So, सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो कि इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाने पे मिलती हैं। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। सो नेचुरल वेजिटेशन के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? जलवायु में बदलाव, क्लाइमेट में चेंज। Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. So आइए अब हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों, उनके गुण और वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एक डू यू नो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल व्हाई? सो ब्राज़ील के जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। और आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि जहाँ पे जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ से उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। दिस इज़ द रीज़न। वैसे इसके बारे में आप लोग और जानकारी इकट्ठा करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। वन बहुत अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। अभी मैंने इसका हिंदी बताया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन रहने वाली। चलिए आगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन वनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये घने वन इक्वेटर के नज़दीक और ट्रॉपिक के आसपास पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ये क्षेत्र जो होते हैं गर्म होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती रहती है। As there is no particular dry region, the trees do not shed their leaves altogether. This is the reason they are called evergreen. So क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी गर्म नहीं होता, मतलब गर्म का मतलब वो नहीं, मतलब यहाँ पे कभी भी बारिश, पानी के अभाव नहीं होता, शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं, एवरग्रीन। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी, महगनी आर कॉमन हियर। सो ये घने वृक्षों की कैनोपी इतनी मोटी होती है कि इसके कारण दिन के समय में भी सूर्य का जो रोशनी है वो फॉरेस्ट के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। और आमतौर पे यहाँ बहुत कठोर लकड़ी वाले वृक्ष जैसे कि रोजवुड हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स आप लोग को याद कर लें। रोजवुड हो गया, इबोनी हो गया, महगनी हो गया, ये सब यहाँ पे कॉमन है। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। Tropical deserts are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia, and in Central America. These regions experience seasonal changes. Trees shed their leaves in the dry region to conserve water. The hardwood trees found in this forest are sal, teak, neem, and sesame. So ये क्या कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट हैं ये मानसूनी वन होते हैं, मानसूनी टाइप्स में होते हैं, मानसून फॉरेस्ट होते हैं, जो कि भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में भी पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। सो जल को बचाने के लिए क्या होता है कि शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। सो आपने अपनी तरफ पतझड़ वाला मौसम देखा होगा, जब सारे पत्तों में से आपकी तरफ नीम और शीशम तो होता ही होगा, ये तो कॉमन वृक्ष है इसका, ट्रॉपिकल डेसिडस का। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है। नीम शीशम आपने देखना होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आपने देखा होगा तो। So hardwood trees are extremely useful for making furniture, transport and construction materials. Tigers, lions, elephants, langurs and monkeys are the common animals of these regions. तो ये इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी तरफ शीशम का इस्तेमाल किया जाता है और नीम का भी किया जाता है। नीम की लकड़ी में घुन नहीं लगता, तो नीम की लकड़ी का भी किया जाता है, पर लार्जली शीशम का किया जाता है। आपके तरफ कौन सी लकड़ी का किया जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे जो कॉमन पाए जाने वाले वन्य जीव हैं उसमें क्या क्या है? बाघ है, शेर है, हाथी है, लंगूर है, गोल्डन वेल्ट, लंगूर्स एंड मॉन्कीज। सो लंगूर हैं, बंदर है, आदि ये सब है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट
मतलब कि शीतोष्ण सदाबहार वन, इसको मैं हिंदी में कहते हैं, मैं हिंदी वाला टर्म बता रही हूँ। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। सो ये फॉरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में ये स्थित होते हैं। They are commonly found along the eastern margin of the continents. Example in southeast USA, South China, and in southeast Brazil. They comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus, etc. सामान्यतः ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील हो गया। यहाँ पे आपको ओक, पाइन, यूकेलिप्टस ऐसे पेड़ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हार्डवुड ट्रीज भी मिलेंगे और सॉफ्टवुड ट्रीज भी मिलेंगे। कहाँ पे? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब हम बात करते हैं टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट की, शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात कर लेते हैं। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइना एंड चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। सो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण अधिक टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया, चीन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, चिली हो गया, पश्चिमी यूरोप हो गया। ये सब आपको वर्ल्ड मैप पे देखना है, ये सब कहाँ कहाँ है, ये सब कंट्रीज इनके तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। They set their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer forest voles are the animals commonly found. Birds like pheasants, monals are also found here. So ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से हैं? ओक, एश, बीच ये सब है, और यहाँ के कुछ वन्य जीव हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। Mediterranean vegetation, भूमध्य सागरीय वनस्पति। You have learned that most of the east and northeast margins of the continent are covered by a temperate evergreen and deciduous trees. The west and southwest margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetation. It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. So, आप तो ये जान ही चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों में अधिकांश भाग में क्या होता है? टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडस ट्रीज होता है। महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे अलग हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे क्या होता है? मेडिटेरेनियन वेजिटेशन देखने को मिलता है। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के मेडिटेरेनियन के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं और इसीलिए इसका नाम भी ये पड़ा है। ठीक है। This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region in California, in the USA, Southwest Africa, southwestern South America and Southwest Australia. These regions are marked for hot, dry summers and mild, rainy winters. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. So ये वनस्पतियाँ मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर प्रदेशों में, जैसे कि यूएसए के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। और इन प्रदेशों में गर्म शुष्क गर्मी और वर्षा वाली हल्की फुल्की वर्षा वाली ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्र में आमतौर पे संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ऐसे कुछ फल उगाए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ के जो प्राकृतिक वनस्पति जो नेचुरल वेजिटेशन था उसको हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवों की कमी है। Coniferous forest. In the higher latitudes 50 degree to 70 degree of the northern hemisphere, the spectacular coniferous forests are found. So ये हायर एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं। These are also called taiga. इनको टाइगा भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। These forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in the abundance. तो यही वो पेड़ हैं जिनको कि सलीमा ने हिमालयाज में देखा था। They are tall softwood evergreen trees. The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. तो ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये लंबे होते हैं, बहुत ही नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों के लकड़ी का उपयोग हम लोग कागज़ बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरे को, बहुत ज़्यादा, क्या कहूँ मैं। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। चेर, पाइन, सिदार ये सब कुछ इसके एग्जाम्पल्स ही याद रखना है। सिल्वर फॉक्स, मिंक्स, पोलर बियर कॉमन एनिमल्स जो कि यहाँ पाए जाते हैं, ये भी याद रखना है। बगल में दिया हुआ है डू यू नो, टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। टाइगा रूसी भाषा में इसका मतलब होता है शुद्ध या जिसको कि बोलते हैं अनछुआ। ग्रासलैंड्स की बात कर लेते हैं। तो हमने फॉरेस्ट की बात की, अब हम लोग ग्रासलैंड्स की बात करेंगे, उसके बाद हम स्क्रब्स की बात करेंगे। तो ग्रासलैंड्स में होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। दीज ऑकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। सो ये इक्वेटर के किसी भी साइड में होते हैं और ये ट्रॉपिक्स तक एक्सटेंड करते हैं। और ये वेजिटेशन
मॉडरेट से, जहाँ पे मतलब मध्यम से लेके ना कम बारिश होती है, वहाँ पे भी ये आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, बहुत लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं ये। अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, 3 से 4 मीटर ऊंचाई होती है इनकी। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको याद कर लेना है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स है वहाँ की, इसको भी याद रख लीजिएगा। बगल में जिराफ का फोटो देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए किसने किसने जिराफ असली में देखा है। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात कर लेते हैं हमने अभी क्या बात किया, ट्रॉपिकल। अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेट, उसके बाद थॉर्नी बुशेस की बात करेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण घास स्थल। दिस आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। सो ये कॉन्टिनेंट्स के भीतरी भागों में पाए जाते हैं और ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ के घास जो होते हैं छोटे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनमें न्यूट्रिशन होता है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। सो ये सब ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं और यहाँ के घास न्यूट्रिशियस होता है, इसीलिए ये ग्रेजिंग लैंड बहुत अच्छा होता है। थॉर्नी बुशेस, कटीली झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। तो ये सब रेगिस्तानी वाले इलाकों में आप लोग को देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। द वेजिटेशन कवर्स इज स्कार्स बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन। बारिश कम होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन कवर कम है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। सो ये आप लोग को तो पता ही होना चाहिए कि हमारे इंडिया के ग्रेट डेजर्ट का क्या नाम है। कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। जो आपने पहले पढ़े हैं डेजर्ट में कौन कौन से कॉमन एनिमल्स होते हैं, एक तो आपके मुंह पे होना चाहिए, एक दो। सो आपको कमेंट सेक्शन में वो भी बताना है। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जब आप पोलर रीजन पे जाओगे, ध्रुवीय प्रदेश में जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी मिलेगी, एक्सट्रीमली कोल्ड। द ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर। वहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन कम होता है। जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन कम, जहाँ पे ठंडी ज़्यादा होगी वहाँ पे भी नेचुरल वेजिटेशन कम। ओनली मॉसेस, लिचन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। वहाँ पे आपको सिर्फ काई देखने को मिलेगी, लाइकन देखने को मिलेगा, छोटी मोटी झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। इट इज़ कॉल्ड टुंड्रा। सो टाइगा आपने देख लिया और ये टुंड्रा, याद रखना है, टाइगा और टुंड्रा। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। कहाँ मिलता है ये भी आप लोग को याद कर लेना है, पोलर रीजन्स में, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के। द एनिमल्स हैव थिक फर। यहाँ के एनिमल्स का बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी होती है, फर होता है बहुत ज़्यादा, और ताकि उनको ठंडी ना लगे। जैसे हम लोग स्वेटर नहीं पहने तो वहाँ के जानवरों का नेचुरल स्वेटर होता है। सील, वॉलरसेस, ये सब कुछ जानवर आप लोग को याद रखने हैं कौन कौन से वहाँ के जानवर हैं। सलीमा's father showed her some photographs of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared a forest. Salima started wondering if all forests are cleared, then where the wildlife go? तो सलीमा के पिताजी उसको कुछ घने वृक्षों की तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ चित्रों में सलीमा क्या देखती है कि लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो वो मतलब उसके पापा उसको बताते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे कृषि करने के लिए या घर बनाने के लिए वहाँ पे सफाई कर रहे हैं पेड़ों को काट के, इसलिए वो पेड़ों को काट रहे हैं। तो सलीमा सोचने लगती है कि अगर सारे पेड़ों को इसी तरह से काट दिया जाए तो ये वन जीव कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन। क्या फिर से फॉरेस्ट पहले जैसा हो पाएगा। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स। सो क्या लोग इस तरह से अगर पेड़ को काटते रहें तो क्या हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, क्या हमें फ्रूट्स मिल पाएंगे, क्या हमें वाटर वेपर मिलेगा, नट्स मिलेगा, ये सब फ्यूचर में रहेगा अवेलेबल। डू यू एग्री विथ सलीमा। क्या आप सलीमा से सहमत करते हैं, क्या आप उसके बाद से सहमत हैं। होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के बीच में एक ग्रुप में आप लोग ये बातें करिए और अपनी अपनी राय साझा करिए और सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम। और कुछ सुझाव भी दीजिए कि हम लोग फॉरेस्ट का संरक्षण कैसे कैसे कर सकते हैं। सो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी इससे मिले हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।